नमस्कार। BA पाठ तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें समाजशास्त्र के उद्भव में फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति प्रमुख हैं। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अर्थात RAS में भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की जो है भावना का संदेश दिया। यदि हम इसकी क्रांति के बारे में जानें तो उससे पहले यूरोप के अंदर कुछ ऐसी दशाएं विद्यमान थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। यूरोप की अगर सामाजिक स्थिति का वर्णन करें तो उस समय वहाँ इटली नाम का कोई देश या राष्ट्र नहीं था क्रांति के समय, और जर्मनी में लगभग 360 से भी अधिक छोटे छोटे राज्य थे। ऑस्ट्रिया का राज्य पुराना और प्रसिद्ध था। यहाँ हैब्सबर्ग वंश का शासन था। इसके साथ ही यूरोप में प्रसा जो राष्ट्र है वो भी महत्वपूर्ण था। रूस का राज्य महाद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत था। अब हम फ्रांस की सामान्य दशा की बात करें तो क्रांति के समय जो है फ्रांस में चली आ रही सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को फ्रांस की क्रांति ने नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के समय बूर्बो वंश का शासन स्थापित था। लुई 14वां के शासनकाल में उसके मंत्री रिशलियू ने सामंतों का दमन करके उन्हें शोभा की वस्तु बना दिया तथा लुई 14वां ने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया था। उसके समय जनहित के कार्य करना, युद्ध न करना और अच्छे परामर्शदाता रखना प्रचलित था। लुई 14वां का उत्तराधिकारी लुई 15वां बहुत ही निर्बल, विलासी तथा लापरवाह शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अर्थात 1774 ईस्वी में कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई जिसने बूर्बो वंश की सत्ता समाप्त कर दी। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां शासक बना, जो कि चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ऐशो आराम की जिंदगी जीवन व्यतीत करता था। और पूरे जो है वर्साई एक विशाल महल था, उसमें नाट्यशालाएं वगैरह काफ़ी जो है विद्यमान थी, जहां हजारों जो सेवक वहां पर कार्य करते थे। तो लुई 16वां जो है एक अयोग्य शासक था। उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट को श्रृंगार और प्रदर्शन पर अनाप शनाप व्यय करने के कारण उसे लोग विदेशी औरत श्रीमती वीटो के नाम से पुकारने लगे। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की यदि हम बात करें तो उस समय फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों में बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में धर्माधिकारी वर्ग, बिशप, आर्क बिशप, कार्डिनल और पादरी, इस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी यह सर्वोच्च वर्ग माना जा सकता है उस समय। द्वितीय स्टेट के अंतर्गत सामंत था जिसके पास में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, और तृतीय स्टेट जन सामान्य का था कि जो कि
आम जन के रूप में इन्हें माना जा सकता है, और ये इसके ऊपर लगभग 55% से भी ज़्यादा टैक्स ये वर्ग चुकाता था। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें हम, तो फ्रांसीसी समाज का जो ढांचा है वो सामंती ढांचा था, परंतु वहाँ शक्ति जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में थी। लोगों को 3 प्रकार के कर जो है देने पड़ते थे। भूमि कर, जिसको टैक्स बोलते हैं, नमक कर जिसे टीथे कहते हैं, तथा धर्म कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था। उस समय यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रमुख कारण रहे हैं उसमें निरंकुश राजतंत्र का होना, तृतीय जागीर की शिकायत होना और राजा का विलासितापूर्ण जीवन आदि प्रमुख थे। उनमें से कुछ बिंदु हम ले रहे हैं। पहला, निरंकुश राजतंत्र। यहाँ राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए केवल स्टेट्स जनरल थी, जिसके अधिवेशन 175 वर्षों से नहीं हुए। राजा अपने इष्ट मित्रों व निष्ठावान अनुयायियों को मुद्रित आदेश पत्र देता रहता था। इस आदेश पर स्वामी जिस व्यक्ति का नाम और सजा की अवधि लिख देता था, पुलिस उसे तत्काल बंदी बनाकर जेल में डाल देती थी। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति कोई कर नहीं दे रहा है, तो राजा के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के पास में मुद्रित आदेश, यानी जिसमें नाम खाली छोड़ा हुआ था, उस आदेश को बता करके सामान्य जन से वो टैक्स वसूल करते थे। यदि वो नहीं देते थे तो उनका नाम उसमें बढ़ दिया जाता और पुलिस तत्काल उन्हें जो है सजा देती, यानी बंदी बनाकर जेल में डाल देती थी। इस प्रकार वहाँ अत्याचार बढ़ गया था। इतिहासकार हेज ने लिखा था कि फ्रांस के एक नगर में जो बात कानून के अनुसार स्वीकार होती थी, वहीं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस के विभिन्न भागों में लगभग 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे। दूसरा बिंदु फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण के रूप में आते हैं, तो वह है तृतीय जागीर की शिकायतें। चूंकि फ्रांस जो है वो कृषि प्रधान देश था, जिसमें जनसंख्या का 8/10% से अधिक किसान थे, यानी कि अगर हम अनुमानित करें इस संबंध में तो लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग किसान थे। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री तुर्गो ने कहा कि कृषकों को अपनी आय का 55% से अधिक विभिन्न करों के रूप में देना पड़ता था। यानी कि उसके पास में जैसे 100 रुपये यदि पैदावार होती है तो 100 में से 55 रुपये टैक्स के रूप में उनको देना पड़ता था, या इससे भी अधिक अमाउंट जो है कर के रूप में देना पड़ता था। तीसरी बात यदि हम कहें तो उसमें प्रथम एवं द्वितीय उच्च वर्गों का अधपतन व भ्रष्ट आचरण। अब यहाँ देखिए कि धर्माधिकारी वर्ग में उच्च पदस्थ बिशप, कार्डिनल आदि आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनका नैतिक चरित्र अत्यंत निंदनीय था। चर्च के पादरी भी अधिक परिश्रम व कम वेतन से संतुष्ट नहीं थे, अतः उनका भ्रष्ट आचरण सामने जनता के सामने था, इसलिए भी जनता उनसे नाराज थी। चौथी बात करें तो राजा का विलासितापूर्ण जीवन। लुई 16वां जो है वो राजधानी पेरिस, यानी फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस, उससे लगभग 20 किलोमीटर दूर वर्साई में स्थित राजमहल, जिसमें सैकड़ों कमरे, नाट्यशाला, भोजन कक्ष, सत्कार गृह तथा हजारों सेवक थे। यहाँ राजा के भोजन पर ही $15 लाख व्यय होता था। 1789 ईस्वी में राजा रानी ने लगभग $2 करोड़ व्यय किया था। लोग राज दरबार को राष्ट्र की कब्र कहने लगे।
अब इसके बाद में जो है पांचवी बात यदि हम करें तो वो दार्शनिकों का प्रभाव है। दार्शनिकों में जो प्रमुख रूप से रहे वो है वाल्तेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों का प्रमुख योगदान रहा है। आप चित्र के माध्यम से वर्साई का महल देख सकते हैं, जहाँ अलग अलग कमरे बने हुए हैं और विशाल ये महल है, जहाँ नाट्यशाला यहाँ पर देख सकते हैं, भोजन कक्ष है, सत्कार गृह है और हजारों सेवक इसके अंतर्गत कार्य करते थे। वाल्तेर की यदि हम बात करें तो उस समय वाल्तेर ने गिरजाघर पर अपनी लेखनी से आक्रमण किया और धार्मिक सहिष्णुता का आग्रह किया। उसके विचार से हमारे सम्मान का पत्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। वाल्तेर को 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता कहा जाता है। अर्थात वाल्तेर के उस समय के जो विचार है लोगों के मन और मस्तिष्क पर छा गए थे। उसी कड़ी में रूसो का नाम आता है और रूसो ऐसा विद्वान रहा जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी, सामाजिक समझौता लिखी थी और एक तरह से यह पुस्तक वहाँ के लोगों के लिए एक धार्मिक पुस्तक यानी बाइबल बन गई थी। जनता की प्रभुसत्ता, व्यक्ति के अधिकारों, सामाजिक समानता, बुद्धिवादिता आदि सिद्धांतों का जो है रूसो ने प्रतिपादन किया। उनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रसिद्ध था। फ्रांसीसी जनता का जो है यह सिद्धांत बाइबल बन गया। रूसो की प्रसिद्ध उक्ति मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैंस, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह जंजीरों से जकड़ा हुआ। इस उक्ति ने जनमानस को परिवर्तित कर दिया। तीसरी कड़ी में दार्शनिकों की बात करते हैं तो उसमें मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज अर्थात कानून की आत्मा में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर लोकतंत्रीय व्यवस्था पर बल दिया था। अब सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण आता है तात्कालिक कारण, यानी फ्रांस में उस समय महत्वपूर्ण ऐसी घटना क्या घटी जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसमें तात्कालिक कारण की हम यहाँ बात करेंगे। चूंकि अगर हम देखें तो 4 जुलाई सन 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन इससे पूर्व फ्रांस के सैनिक भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, लेकिन उसका जो खर्चा है वो खर्चा फ्रांस को ही भुगतना पड़ा। परिणाम स्वरूप उस खर्चे का जो भार है वो जनता पर थोप दिया गया, इसलिए वहाँ जनता नाराज हो गई। अमेरिका वासियों को उनके स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस को आर्थिक सहायता से घाटा बहुत बढ़ गया था। लुइस सोल्वे ने 1 रुपये करारोपण द्वारा स्थिति में सुधारने का प्रयास किया। उसने एस्टेट्स जनरल का आह्वान किया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय सभा का गठन किया। अब वहाँ ये जो राष्ट्रीय सभा का गठन कर दिया, एस्टेट्स जनरल का आह्वान भी कर दिया और राष्ट्रीय सभा का गठन कर दिया, लेकिन घटना चक्र क्या होता है वहाँ पर, जब एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन आमंत्रित करने के निर्णय से उसके संगठन में है समस्या उत्पन्न हो गई। उस समय उसके जो काउंसलर है पेस्क्रियर, उसने कहा कि जनाब यह बच्चों का खेल नहीं है। जिस दिन पहली बार फ्रांस एस्टेट्स जनरल की सभा देखेगा उसी दिन उसे एक भयंकर क्रांति भी देखनी होगी। 1789 के बसंत ऋतु में देश में सामान्य निर्वाचन हुआ। 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को जो प्रत्यक्ष कर देते थे निर्वाचन का अधिकार दिया गया। थर्ड एस्टेट के लोग इकट्ठा होकर जब मतदान के लिए सभा भवन पहुंचे तो उसे बंद देखकर उन्होंने टेनिस
कोर्ट पर जाकर जून 1789 में शपथ ली। उनके प्रतिनिधि मिराबो ने कहा, अपने स्वामी से जाकर कह दीजिए कि हम यहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हैं, केवल संगीनों के द्वारा हटाए जा सकते हैं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस से कुछ दूर स्थित छोटा किला पर, जहां शस्त्रास्त्र होने की संभावना थी, जनता ने ईंट से ईंट बजा दी और इसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसी की याद में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लुई 16वां ने इस घटना पर कहा, यह विद्रोह है, परंतु पास ही खड़े दूत ने कहा, नहीं श्रीमान, यह क्रांति है। तो इस प्रकार क्रांति हुई और इस क्रांति ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उजागर की, जिसमें सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया, समस्त कर हटा दिए गए तथा किसी भी पद पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को नियुक्ति का अधिकार दिया गया। व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की गई। गिरजाघरों की भूमि को जब्त कर लिया गया तथा कागज की मुद्रा का प्रचलन हुआ। बिशप और पादरियों की संख्या में 1/3 से अधिक की कमी की गई और स्थानीय प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार जो है फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति साबित हुई, जिसने वहाँ पर प्रचलित सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं उसको समाप्त कर दी गई, सामंतशाही को समाप्त कर दिया गया और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।